तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आदित्य लेकर आ चुका हूं एक और नई और धमाकेदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन शोन एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के 239 प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दोस्तों लूला दे सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर जो है वो बन गए हैं आपके कौस्तव चटर्जी कौस्तव चटर्जी जो है वो आपके 78th ग्रैंड मास्टर इंडिया के बन चुके हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अपने यूपीएससी के अंदर स्पोर्ट्स सेक्शन से बेसिकली रिलेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, who has been appointed as the chairman of the National Highways Authority of India? NHAI जिसको अपन कहते हैं दोस्तों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हाल ही में ही चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों संतोष कुमार यादव जी। दोस्तों NHAI के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। NHAI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया गया था दोस्तों 1988 के अंदर। एंड दोस्तों ये वर्क करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर में। मतलब ये 1988 के अंदर बनाया गया था और ये वर्क करता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर में। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना, इट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उन हाईवेज़ को बेसिकली निर्माण करने का ये काम करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, India has handed over the Mangadechu hydro power project to which country? तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है रिसेंटली इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द मांगादेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू विच कंट्री। तो ये जो है दोस्तों ये इंडिया ने बेसिकली दिया है दोस्तों भूटान को। ध्यान रखिएगा, मैप के अंदर मैंने आपको भूटान की लोकेशन भी बता रखी है। ये जो येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है दोस्तों ये है भूटान। भूटान की जो कैपिटल है दोस्तों वो है थिम्पू। इंडिया और भूटान के रिलेशंस भी अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से इंडिया और भूटान के रिलेशंस को एक्सप्लेन कर रखा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो न जाने आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तो आपको कर ही देना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करें इंडिया भूटान के बारे में। तो दोस्तों इंडिया और भूटान के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1949 के अंदर। The treaty provides for, among other things, perpetual peace and friendship, free trade and commerce, and equal justice to each other citizens. In 2007, the treaty was renegotiated. यानी कि दोस्तों जो 1949 में इंडिया भूटान के बीच में ट्रीटी हुई थी उसको रीनेगोशिएट कब किया गया? 2007 के अंदर। In 2007, the treaty was renegotiated and provisions were included to encourage Bhutan's sovereignty, abolishing the need to take India's guidance on foreign policy। तो दोस्तों इतना जो है आपको रिमेंबर रखना है कि इंडिया और भूटान के बीच में 1949 में एक ट्रीटी हुई, उसको जो रीनेगोशिएट किया गया था वो किया गया था दोस्तों 2007 के अंदर। दोस्तों द अपडेटेड ट्रीटी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लोज कोऑपरेशन ऑन नेशनल इशूज़ प्रोवाइड्स फॉर द स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भूटान की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए दोस्तों भूटान के कुछ इश्यूज़ भी हैं इंडिया के साथ, और भूटान के चाइना के साथ भी इश्यूज़ है और इंडिया चाइना के साथ भी इश्यूज़ है। दोस्तों भूटान की सिग्निफिकेंस की बात करें अगर, तो भूटान की जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों भूटान बॉर्डर शेयर करता है 4 इंडियन स्टेट्स के साथ, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन हेयर। नेस्टल्ड इन द हिमालयाज़, भूटान सर्व्स एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच में बफर पॉइंट का जो काम करता है ना, बीच का पॉइंट, वो दोस्तों भूटान ही है। अपने को डर ये रहता है कि चाइना कहीं धीरे धीरे करके अगर भूटान के पास भी आने लग गया तो प्रोबेबली और इंडिया के सोवरेनिटी पर खतरा आ सकता है। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी ऑफ भूटान्स प्रेजेंट बॉर्डर्स स्पेशली इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रोज़ देता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि नया चैनल है अभी और मैं आपके लिए पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ। आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं सर अगली वीडियो इस पर बनाओ इस पर बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड 125 मिलियन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट। तो हाल ही में दोस्तों GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB के बीच में 125 मिलियन डॉलर की डील हुई है किस अर्बन स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि डील किसके साथ हुई है, ज़रूरी ये है कि ADB क्या है भाई, ADB किस बला का नाम है। तो ADB पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इस साल का जो UPSC का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें ADB से रिलेटेड क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये था कि इंडिया क्या मेंबर है ADB का। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए ADB एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। मेरे ही चैनल के ऊपर एक आपको वीडियो मिल जाएगी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके, उसके अंदर मैंने आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों वो आपको समझा रखे हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी विजिट आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ADB के बारे में अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1966 के अंदर, इज़ ओन्ड बाय 68 मेंबर्स, 49 फ्रॉम द रीजन मतलब एशियन रीजन। नाउ it is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and Pacific while sustaining its effort to eradicate the extreme poverty। ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाता है ये, इंक्लूसिवनेस लेके आता है, सस्टेनेबिलिटी लेके आता है। कहाँ पर? एशिया के अंदर और पैसिफिक रीजन के अंदर। नाउ फर्दर इट हेल्प मेंबर्स एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक development. It aims to promote social and economic development in the Asia and the Pacific region। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेसिकली मनीला, फिलीपींस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो द हेडक्वार्टर ऑफ द ADB इज़ लोकेटेड इन मनीला, फिलीपींस, एंड द वर्क विच यू हैव टू डू फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज़, प्लीज़ दोस्तों गूगल करिए मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस कहाँ पर है, देखिए लोकेशन को, देखिए 4-5 बार मैप लगाइए वर्ल्ड का। ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, करोगे पेपर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, प्रीमियम क्वेश्चन लेके आए हैं मैं आपके लिए। प्रीमियम कहने का मतलब है कि बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है ये आज के। व्हेन हैज़ DRDO सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे। दोस्तों DRDO ने अभी अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी को। यहाँ पर अपने लिए रेलेवेंट ये हो जाता है दोस्तों कि DRDO क्या है। दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। फॉर्म किया गया था 1958 के अंदर। अमलगमेशन मतलब होता है दोस्तों मिलना, 3-4 चीज़ें मिलके जब एक फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज अमलगमेशन या कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट TDE ऑफ द इंडियन आर्मी एंड DP और DSO, ये तीनों मिले और बाद में फिर इन तीनों कंबाइन करके DRDO का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या है दोस्तों? प्रलय प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है, एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी है इसकी, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल सिस्टम को जो है लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों ये है आज की तारीख से बनने वाले अपने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को। आज की हमारी जो दोस्तों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है रहने वाली है वो है दोस्तों लॉर्ड महावीरा। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपको गौतम बुद्धा के बारे में बताया था, आज आपको लॉर्ड महावीरा के बारे में बात अपन करेंगे। दोस्तों लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न टू द किंग सिद्धार्थ ऑफ कुंदग्राम एंड क्वीन त्रिशला, a लिच्छावी प्रिंसेस इन द ईयर 540 BC इन द वाजी किंगडम। दोस्तों किंगडम भी हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कौन से किंगडम में हुए थे, तो दैट इज़ द वाजी किंगडम। और दोस्तों मॉडर्न डे वैशाली के अंदर आप इनको जान सकते हैं। लॉर्ड महावीरा बिलोंग टू दी इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो दोस्तों कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे लॉर्ड महावीरा? दैट इज़ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। दोस्तों आज मैं आपको एक प्रो टिप देके जाऊँगा लास्ट के अंदर, बहुत अच्छी टिप दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड महावीरा वॉज नेम्ड वर्धमान विच मीन्स वन हु ग्रोज। तो दोस्तों जो ग्रो करता है उसको बोलते हैं वर्धमान, या फिर उनको बेसिकली ये उपाधि मिली थी। इसके बाद दोस्तों ही अबेंडोन्ड वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 30 एंड अटेंड केवल ज्ञान एट द एज ऑफ 42।
दोस्तों लॉर्ड महावीरा ने क्या बोला है? महावीर ने बोला है अहिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, नॉन अटैचमेंट रखो टू हिज डिसाइपल्स। एंड हिज टीचिंग्स को दोस्तों जैन अगामास भी बेसिकली बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों इट इज़ ऑर्डिनरी पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी ये फ्रेम में क्वेश्चन कर देता है कि जो लॉर्ड महावीरा की टीचिंग्स है वो किस में लिखी गई है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, या ऑप्शन 4 उर्दू, या उर्दू नहीं कोई अच्छा सा ऑप्शन आप चुन लीजिए। द राइट आंसर इज़ दोस्तों कि ये प्राकृत के अंदर है, लिखी गई है। आपको प्राकृत और पाली के अंदर ही कंफ्यूज होगा। तो दोस्तों प्राकृत के अंदर बेसिकली लॉर्ड महावीरा की जो टीचिंग्स है वो बेसिकली लिखी गई है। Now it is believed that the Mahavira passed away and attained moksha at the age of 72 at a place called पावापुरी near modern day बिहार। तो दोस्तों पावापुरी नाम की एक जगह है बिहार के पास, वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड महावीर की डेथ हुई थी। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों चलिए मैं प्रो टिप के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों प्रो टिप ये है कि आप जो भी नोट्स बनाते हैं तो कोशिश करिए कि आपके जो नोट्स हो दोस्तों वो बहुत कम पेजेस के अंदर सही हो जाए, मतलब बहुत कम पेजेस के अंदर नोट्स आ जाए। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई टॉपिक लिखना है अगर, या आपको अगर नोट्स बनाना है तो पूरी कोशिश कीजिए कि वो पूरा नोट्स जो है 1 से 2 पन्नों के अंदर ही आए। क्यों आए मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है अगर आप ज़्यादा पन्नों के अंदर काम करते हो तो अपना ब्रेन लोड ले लेता है, ब्रेन को जोर आ जाता है, ब्रेन को दोस्तों डर लग जाता है कि यार पन्ने इतने ज़्यादा है। और जैसे ये वाला थॉट दोस्तों मन के अंदर आता है ना, धीरे धीरे करके आपकी रिटेलिएशन की पावर कम होती जाती है और लर्निंग पावर भी कम होती जाती है। ये वाली बात मेरे को मेरे भैया ने बताई थी एक बार कि ऐसे किया करिए। तो अगर आप भी नोट्स बनाएं अगली बार तो कोशिश कीजिए कि बहुत कम पेजों के अंदर, बहुत कम पन्नों के अंदर आप नोट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लॉर्ड महावीरा के बारे में बताया, तो कोशिश कीजिए कि लॉर्ड महावीरा के बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी आधे पेज के अंदर आ जाए। इसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप 4 पन्नों में लिखेंगे ना, और जब उठाएंगे चारों पन्नों को तो इतना लोड पड़ेगा ना माइंड पर, अरे यार 4 पन्ने कैसे होगा। और एक आप देखेंगे और साइकोलॉजी ये कहती है कि आधा पेज ओ अभी कर देंगे, यूँ कर देंगे। तो ये वाली ट्रिक आप दोस्तों अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। देखिए दोस्तों भूटान की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भूटान है। यहाँ पर आपको सिक्किम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख जाएगा। ये अपना महान देश भारत है एंड दैट इज़ भूटान। इधर बांग्लादेश। दोस्तों ऐसी बात नहीं कि चाइना और भूटान के बीच में भी इश्यूज़ नहीं है, चाइना और भूटान के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ है। पूरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लीज़ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। भूटान एंड चाइना हैव नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट हैव हेल्ड 24 rounds of boundary talks between 1984 and 2016. Talks concentrated on North and West Bhutan regions. Eastern Bhutan not parts of the so far say officials. Sakting Sanctuary situated close to the border of Arunachal Pradesh. Most important point है दोस्तों ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी लोकेटेड है भूटान के अंदर। दोस्तों आप इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये है भूटान और ये अपना महान देश भारत। ये कैपिटल है थिम्पू और यहाँ पर है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये इधर है चाइना। ये मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। ये दोबारा वही मैप आ गया है दोस्तों। ये है अपने प्रीलिम्स फैक्ट्स, एक नज़र में प्रीलिम्स फैक्ट्स भी अपन देख लेते हैं। इंडिया अज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लीनरी ऑफ द वासेनार एग्रीमेंट। MHA मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Minister of Home Affairs issues cyber alert for G20 summit, shared a list of cyber attackers, targeted G20 summits with all ministries and departments. Indian Overseas Bank elevated Ajay Kumar Srivastava as MD and CEO. Now, दोस्तों आज अपन जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है दोस्तों भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे क्योंकि भक्ति मूवमेंट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा आपका जो है रेलेवेंट टॉपिक है और भक्ति मूवमेंट से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है बनते रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या चाहे यूपीएससी मेंस की अपन बात करें। तो दोस्तों अगर भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें
द डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, भक्ति मूवमेंट आगे एरो बना के तमिलनाडु लिख लीजिए, दैट्स इट। पूरी लाइन मत लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखिए भक्ति मूवमेंट, एरो बनाइए, तमिलनाडु लिखिए, दैट्स इट, ख़त्म कहानी, आगे बढ़िए। द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। 12th, ये सेंचुरी मत लिखिएगा दोस्तों किस सेंचुरी में हुआ, सिर्फ इतना याद रखिए तमिलनाडु में हुआ। कुछ चीज़ें दोस्तों दिमाग में याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि यूपीएससी है, बहुत मुश्किल है, सोच रहे होंगे सर बस ज्ञान देते हो आप, लेकिन दोस्तों सही बात है। चलिए, बिटवीन द 7th एंड द 12th सेंचुरीज इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द इमोशनल पोएम्स ऑफ द नायनार्स एंड आलवार्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, नायनार्स कौन होते हैं, आलवार्स कौन होते हैं। आलवार्स वो होते हैं दोस्तों जो कि डिवोटीज़ होते हैं लॉर्ड विष्णु के, नायनार्स वो होते हैं जो कि डिवोटीज़ होते हैं लॉर्ड शिवा के या शिव भगवान के। नाउ these saints looked upon religion not as a cold formal worship but as a loving bond based upon love between the worshipped and the worshipper. Originally began in South India, originally ये दोस्तों साउथ इंडिया के अंदर बिगेन हुआ था in the 9th century with शंकराचार्य, spread all over parts of India, and by the 16th century was a great spiritual force to reckon with, especially after the great wave made by the Kabir, Nanak and Sri Chaitanya. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कबीरदास, चैतन्य, सभी ने ही जो है, शंकराचार्य जी ने, सभी ने ही कोशिश करी कि भक्ति मूवमेंट को आगे से आगे तक बढ़ाया जाए। उसके बाद दोस्तों द भक्ति मूवमेंट प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी, जो लोकल लिटरेचर होती थी, इसके अंदर भी दोस्तों भक्ति टेक्स्ट जो होते थे वो बेसिकली लिखे जाते थे ताकि आम लोगों तक भी ये बात पहुँच सके। दोस्तों कबीरदास जी ने हिंदी में लिखा, नानक जी ने गुरुमुखी में लिखा है, चैतन्य ने बंगाली के अंदर भक्ति मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रखा है। इसके बाद दोस्तों वेट अ सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय के अंदर मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी है दोस्तों। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है, अगर कुछ नया सीख कर गए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।